हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है इन एलिमेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं निकाला जाता, नॉन लिविंग चीज़ों से निकाला जाता है, जैसे कि पानी है, पत्थर है, मिट्टी है, इन सब चीज़ों से इनको हमें निकालना पड़ता है। और इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि इन मिनरल्स का कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कराते हैं। और जैसे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, न्यूरोट्रांसमिशन है, नर्व्स में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में। देख लेते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ये: मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स कहते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और मैक्रो बोलते हैं मतलब बड़े जो मिनरल्स होते हैं उनको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, ये मैक्रो मिनरल्स में आते हैं। इनकी जो हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 100 mg पर डे होनी चाहिए, हमें इतना तो चाहिए ह्यूमन बॉडी को। तो इनमें देख लेते हैं, सबसे पहला जो कैल्शियम है, जैसे कि हमारा अभी हम मैक्रो मिनरल्स की बात कर लेते हैं। ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि बोन और टीथ की वो मजबूती में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हम हेल्प करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसकी फंक्शंस है ये। न्यूरो ट्रांसमिशन कराता है, ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम एक्टिवेशन, ये सब कराता है। अब ये कैल्शियम जो मिलता है हमें, जैसे कि सोर्सेज देख लेते हैं, मिल्क से मिलता है, चीज़ से मिलता है, योगर्ट से मिलता है। और यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है RDA, इसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का मतलब है कि हमें डेली कितना हमें ये कितने mg में ये जो कैल्शियम है वो लेना है। सो इसका जो है एल्डरली या फिर एडल्ट जो होते हैं वो 1000 से 1300 mg पर डेली हमें ले सकते हैं इसको। और डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, तो बच्चों में तो रिकेट्स होगा और बड़ों में ओस्टोमेलेशिया और ओस्टोपोरोसिस होगा। रिकेट्स कहते हैं कि जो हड्डियां होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, फ्रजाइल हो जाती हैं बच्चों के अंदर, ड्यू टू सीवियर हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इन बच्चों में रिकेट जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओस्टोमेलेशिया एडल्ट्स में जो बोन है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं। ओस्टोपोरोसिस, और अगर बहुत ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर हो जाता है तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा, किडनी स्टोन्स होंगे अगर कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। तो जो हमारी नॉर्मल कैल्शियम की लेवल है वो है 8.5 से लेकर 10.5 mg पर DL। फॉस्फोरस, ऐसे ही फॉस्फोरस हमारा मैक्रो मिनरल्स है, और ये काम क्या करता है, ATP की सिंथेसिस कराता है, एनर्जी की स्टोरेज कराता है। अब फॉस्फोरस जो मिलता है हमें मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, और एग्स, डेयरी और नट्स, इन सब चीज़ों से मिलता है। और डेफिशिएंसी अगर फॉस्फोरस की होगी तो हड्डियों में दर्द होगा, मसल्स वीक हो जाएंगी, और CKD पेशेंट में के अंदर तो वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस बड़ा रहता है तो वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन हो जाती है CKD, क्योंकि फॉस्फोरस जो है हमारा जो एक्सक्रीट आउट होता है विद द किडनी होता है, और किडनी इनमें काम करनी रही होती है CKD पेशेंट्स के अंदर, तो फॉस्फोरस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जो सीरम के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बढ़ा हुआ फॉस्फोरस उसके साथ बाइंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमारी वेसल्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके चलते वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और इसी के फंक्शन है अभी फॉस्फोरस के, ये बोन और टीथ में मदद करता है, ये DNA की फॉर्मेशन में मदद करता है, एसिड बेस बैलेंस कराता है, फॉस्फोलिपिड्स में भी बहुत ज़्यादा काम करता है ना। और अब RDA देखेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस देखेंगे इसकी फॉस्फोरस की। अगर कोई बच्चा है
6 मंथ्स का है तो उसे 100 mg पर डेली दे सकते हैं, हम पर डे दे सकते हैं। और 7 to 12 मंथ का है तो 275 mg पर डे दे सकते हैं। इसी तरीके से और भी वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी हुई हैं। और अगर मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, बॉडी की न्यूरोमस्कुलर फंक्शन कराता है, बोन हेल्थ के भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है और हार्ट रिदम को रेगुलेट कराता है, हार्ट की रिदम को। अब मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो नट्स में पाया जाता है, सीड्स में, स्पाइनेक में, होल ग्रेन्स में पाया जाता है। और ऐसे ही इसमें देख लेंगे कि आरडीए की देख लेंगे, इसका आरडीए है 400 से 420 mg पर डे मेन में। और इसी तरीके से प्रेगनेंसी की में कितना है और लैक्टेशन में कितना है वो देख लेंगे। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ट्रिमर्स होगा, एरिथमियाज होंगे, सीजर्स होंगे, जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इसके अंदर। और अगर एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो डायरिया देखने को मिलता है, लो बीपी होगा और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। सोडियम सोडियम इसमें मैग्नीशियम की जो वैल्यू होती है वो 1.5 से लेकर 2.5 MEQ मिली इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं पर लीटर होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो ये होती है हमारी बॉडी के अंदर। और सोडियम की जो वैल्यू होती है वो 135 to 145 MEQ पर लीटर ये होती है। और फॉस्फोरस की लेवल मैंने बताई नहीं, वो है 2.5 से लेकर 4.5 mg पर DL ये होती है। ऐसे ही सोडियम है हमारा, सोडियम बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए बॉडी की ओवरऑल। ये फ्लूइड को क्या बोलते हैं बैलेंस करता है, फ्लूइड बैलेंस, नर्व इम्पल्स को सेंड करता है ना, डीपोलर मसल की हमारा हार्ट जो है डीपोलराइज करता है, रिपोलराइज करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा ये सोडियम। और ऐसे ही देख लेंगे आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है हमारी ये है इसके अंदर। और अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो देख लेंगे कन्फ्यूजन होगा और सीजर होगा। अगर सोडियम की वजह से, अगर सोडियम हम आप खाने में बहुत ज़्यादा खाते हो तो हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन कहते हैं बीपी का बढ़ जाना। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा अपने खाने में नमक खाते हो तो ना ज़्यादा खाना है ना ज़्यादा कम खाना है, एकदम नॉर्मल लेके चलना है। नेक्स्ट है पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के लिए। और इसकी जो वैल्यू होती है 3.5 से लेकर 5.0 MEQ पर लीटर होती है, मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है। सो ये जो पोटेशियम है अपना, ये पोटेशियम अगर इस 5.5 जाता है, 5.6 जाता है तो अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, एरिथमिया होता है पेशेंट को और मतलब सफोकेशन होती है, हाइपोक्सिया भी हो जाता है पेशेंट को अगर पोटेशियम की लेवल बढ़ जाती है। और ये ज़्यादा पोटेशियम की लेवल जब बढ़ती है तो ये देखा गया है कि CKD पेशेंट में ज़्यादा बढ़ती है। तो CKD पेशेंट में अगर पोटेशियम की लेवल बढ़ती है तो उनसे कहा जाता है कि बनानाज, ऑरेंज, जो पोटैटोज़, टमाटोज़ जैसी ये सब चीज़ें ना खाएं ताकि पोटेशियम को कंट्रोल में रखा जा सके। पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बैलेंस करता है, नर्व्स इम्पल्स को ट्रांसमिशन के कराता है, रिपोलराइजेशन एसिड बेस बैलेंस कराता है, जैसे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है ना, इन सब की क्या बोलते हैं रेगुलेशन कराता है हमारा पोटेशियम। और CKD पेशेंट में कहा जाता है कि इनको डाइटरी रेस्ट्रिक्शन की जाए इन सब चीज़ों की, ताकि पोटेशियम का लेवल हमें मेंटेन कर सकें इसमें। अगर ये पोटेशियम की लेवल अगर डेफिशिएंसी होगी पोटेशियम की तो इसमें वीकनेस देखी जा सकती है और एरेथमिया हो सकता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने पहले ही बताया कि फेटल एरेथमियाज होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर एरेथमियाज होगा, हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्लोराइड एसिड बेस बैलेंस कराता है हमारी बॉडी के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा स्टमक के अंदर जो बनता है HCl, उसकी फॉर्मेशन में ये मदद करता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 96
96 से 106 MEQ पर लीटर होती है। ऑस्मोटिक एजेंट है ये और HCl बनाने में मदद करता है, एसिड बेस बैलेंस कराता है। और इसके जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है देख सकते हैं आप, 3.1 ग्राम पर डे होनी चाहिए एडल्ट्स में, और चिल्ड्रंस में होनी चाहिए 1.3 ग्राम पर डे। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।